गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दिया है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि सहना मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। दिल्ली 29 मई 2024 52.3 डिग्री का टेम्परेचर क्लॉक किया गया। राजस्थान 50.5 डिग्री टेम्परेचर, हरियाणा 50.3 डिग्री टेम्परेचर, झारखंड 48.3 और महाराष्ट्र 46 डिग्री टेम्परेचर। पूरा का पूरा देश हमारा झुलस रहा है। साउथ एशियन कंट्रीज में भी अगर देखें, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, सब के सब गर्मियों के आग में झुलक रहे हैं। दुनिया में हीट वेव्स, साइक्लोन, ड्राउट, फ्लड्स, वोल्केनोस, जितने भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स होते हैं वो बढ़े ही जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है हमारे को गर्मी, हीट वेव्स। India is sizzling under one heat wave after another. राज्यभरात उष्णतेची लाट पसरली आहे. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે લોકો શેકાવવામાંથી મજબૂર થઈ ગયા છે. చిలుకూరు మొయినాబాద్లలో 44.8 డిగ్రీ, কলকাতাতেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম। চলতি সপ্তাহে नमस्कार दोस्तों, अगर हम लास्ट 11 मंथ्स का डेटा देखें हमारे देश का, तो अप्रैल सबसे गर्म अप्रैल अभी तक का, मार्च सबसे गर्म मार्च, पिछले साल का अगर अक्टूबर देख ले तो वो अक्टूबर सबसे गर्म अक्टूबर था। आपने एक न्यूज़ सुना होगा, ग्वालियर में एमपी में एक जगह जहाँ पे एसी बर्स्ट हो गया। आप सोचिए कि एक एसी जिसको हमने खरीदा है कि वो ठंडा करके दे, वो खुद जल गया क्योंकि वो सह नहीं पा रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने कभी इस हिसाब से सोचा ही नहीं कि 50 डिग्री का टेम्परेचर आ सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट फायर देखे जा रहे हैं। सिर्फ गर्मी की ही बात नहीं है, हमारे देश में हर 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर करके कमाते हैं। फिजिकल लेबर यानी कि जो सन के अंडर पे गर्मियों में काम करते हैं, नॉट इन द ऑफिसेस। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और इनकी वजह से हमारे देश की प्रोडक्टिविटी गिर रही है। डेटा के हिसाब से बाय 2050 हमें हर साल में $130 बिलियन का नुकसान होने वाला है। हमारा जीडीपी गिरने वाला है जस्ट बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी है। अभी इतनी गर्मी है तो सोचिए 2050 में कितनी गर्मी होगी और हमें नुकसान भी बहुत उठाना पड़ेगा। इन सारे सिचुएशन का हमने प्रॉब्लम तो समझ लिया कि जो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? इनके कारणों में से बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हो, ग्लोब वार्म हो रहा है, यानी कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो गर्म हो रही है। इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग वो किसकी वजह से रही है? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस। ये सारे गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप देखिए तो सन से जो भी रोशनी या हीट हमारे पृथ्वी पे आती है, जो मोस्ट ऑफ द हीट होती है, वो वापस चले जाती है आउटसाइड हमारे एटमॉस्फेयर के। लेकिन ये सारी जो गैसेस होती हैं, ये इसको अब्जॉर्ब कर लेती है, रोक देती हैं और ये रात को रिलीज कर देती हैं। इसी वजह से हमारा रात ठंडा ज़्यादा नहीं होता है। अगर ये गैसेस नहीं होते तो हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री या माइनस में होता। हम अगर अच्छे से रह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं ना, हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है, ज्यादा हो जाने से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यही हो रहा है इस सिचुएशन में भी। हम इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर रिलीज कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में कि इनकी क्वांटिटी बढ़ ही जा रही है। एवरी ईयर इनकी क्वांटिटी बढ़ते ही जा रही है। क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जा रहा है और ये बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए हमारा अर्थ है वो तप रहा है। सीधा सा आंसर है कि ग्रीन हाउस की गैसेस को रोक दो, लिमिट कर दो, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें उससे जाने से पहले ये सोचना है कि ये होता क्यों है, क्या करने से ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट अध्याय में समझते हैं। सबसे बड़ा रीजन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोल, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3 मेन है। हमारे देश में 1 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोयला यूज होता है एवरी ईयर और ग्लोबली यूज होता है 7 बिलियन मेट्रिक टन। सिर्फ इंडिया 15% ऑफ कोयला जलाता है दुनिया के हिसाब से। इससे बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा आ गए हमारे व्हीकल के जो गैस निकलते हैं, उसमें जो एमिशन होती है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, 12,000 गाड़ियाँ बिकती है हमारे देश में पर डे, और अगर साल की बात करें तो 43 लाख गाड़ियाँ बिकती है हमारे देश में। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा एमिशंस हो गई हैं कि CO2 की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़े जा रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा दे रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अनएथिकल फार्मिंग। हम अपने फार्मिंग में बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। उसकी वजह से हमारे जमीन में, हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। सबसे बड़ा बात कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं।
ये अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे चाहने या किसी इंडिविजुअल के चाहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको एक साथ मिलके इसको रोकना होगा। हमें हमारी गवर्नमेंट को या वर्ल्ड लेवल में गवर्नमेंट और उनके लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी ये ग्लोबल वार्मिंग रुक सकता है। किसी एक देश को करने से नहीं होगा। इवन इफ अगर हम अपने देश में ये इंप्लीमेंट कर लें तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दूसरे कंट्री से आ सकता है और हमें फिर भी प्रॉब्लम होगी। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है प्लांटेशन। प्लांटेशन करने से दो फायदे हैं। एक तो जो हमारी प्लांट्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें है कि हम कहीं भी जाके प्लांटेशन नहीं कर सकते। हम सरकार को भी साथ देना होगा, हमें इंडिविजुअली भी काम करना होगा। कुछ सालों से अगर आप IPL फॉलो कर रहे हो तो नॉकआउट मैचेस में हर बॉल पे 500 पेड़ लगाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से और पेड़ बढ़ेंगे, हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। हम वर्टिकल प्लांटेशन की तरफ जाएं। अगर आप सिंगापुर, चाइना जैसे देशों को देखिए, वो वर्टिकल प्लांटेशन करते हैं। जगह की कमी तो हर जगह है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है वर्टिकल गार्डनिंग और वर्टिकल प्लांटेशन। दूसरा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी का इम्प्लीमेंटेशन करना। क्या आपको पता है, आप 1 kg कोयला जलाते हो तो उसमें 2.57 kg का CO2 निकलता है। हमारे देश में 1 बिलियन मेट्रिक टन का यूज़ होता है, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा kg निकलने वाला है। लेकिन सॉल्यूशन का डेटा मैं एक बताता हूँ आपको। अगर आप अपने घर में 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाएं फॉर एग्जाम्पल, तो वो पर डे में इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना लेगा जितना 10 kg का कोल जल के बनता है। इतना बड़ा देश है हमारा, कितना बड़ा रिक्वायरमेंट है, जस्ट इमेजिन कीजिए। इसमें से 60% जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कोयला जला के बनाई जा रही है। अगर आप सोलर अपने घर पे लगा लेते हो और वो एक दिन में 10 kg का कोल जलने से बचा सकते हो, सिर्फ आप। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर्स और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं उन्हें भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने बिल्डिंगों में सोलर का इम्प्लीमेंटेशन कराइए, क्योंकि आपका कोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आपके सोलर लगाने से तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फ़ायदा मिलने वाला है हमारे को। तीसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन हो गया कार्बन क्रेडिट्स। अब ये नाम तो आप पहली बार सुन रहे होंगे। कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कार्बन क्रेडिट्स का रूल वेस्टर्न रूल है और वहाँ पे पहले इंप्लीमेंटेशन करने की बात हुई थी। इंडिया में भी इसको इंप्लीमेंटेशन करने की बात हुई थी। 1 साल पहले मोदी जी ने भी पिछले साल के अगस्त में इसका डिक्लेरेशन किया था, बट इसके प्रॉपर रूल्स नहीं बने अभी तक। इसमें होना क्या है कि जो भी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उन्हें सरकार क्रेडिट पॉइंट्स देगी और सारे इंडस्ट्रियों को एक लिमिट सेट कर देगी कि आप भैया इससे ज़्यादा CO2 नहीं निकाल सकते अपने एटमॉस्फेयर में। अगर आपने इससे ज़्यादा CO2 निकाला तो आपको फाइन पड़ेगी और वो फाइन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मान लीजिए कोई भी एक इंडस्ट्री है, उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो ज़्यादा CO2 रिलीज़ करेगा। इस कंडीशन में वो जो भी सोलर लगाए हैं उनके पास क्रेडिट है तो वो क्रेडिट उनसे मांग सकते हैं। ये एक स्टॉक मार्केट के जैसा होने वाला है फ्यूचर में। खरीदार और बिक्री करने वाले एक जगह पे आएंगे और कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग होने वाली है, जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट बोल लें। ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम लोग सोलर तो लगाएंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, अपने मौसम को भी बचाने के लिए, ऊपर से हम इस क्रेडिट को बेच सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। हम अपने घरों में बाहर में वाइट रिफ्लेक्टिव कोटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बड़ा एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन है। ये जो गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अपने कन्वेंशनल गाड़ियों को छोड़िए और इलेक्ट्रिक गाड़ी में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन आप कुछ बोले इससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ। अपने इन्वायरमेंट से लेके बहुत सारी डिबेट्स हैं, क्योंकि होता क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भले ही पेट्रोल और डीजल का यूज़ नहीं करती, लेकिन वो करती है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़। और आज भी हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है वो बन रही है कोल से। हम पेट्रोल और डीजल ना जला के हम कोयला जला रहे हैं, तो ये कोई बड़ा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इंप्लीमेंटेशन तो तब होगा जब हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी सोलर, विंड, जियोथर्मल या और भी बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी टाइप होते हैं उससे बने, ना कि कोयला जला के। इसीलिए मैंने इसको 5th पॉइंट पे रखा है। अगर इसको हम रिजॉल्व कर लें तो ये 1st या 2nd पॉइंट पे चला जाएगा, इतना इंपॉर्टेंस है इसका। तो आगे हम अपने इस वीडियो के एंड में, आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके रीजंस क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को हमें अपने अपने छोटे छोटे घरों में इंप्लीमेंटेशन करना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे करना होगा, तभी ये दुनिया इंप्लीमेंट करेगी और हम एक बेटर दुनिया बना सकते हैं, अपने लिए नहीं तो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। धन्यवाद।